हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसन है तुम। हमारा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट एडटेक। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस की जो क्रांति है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए स्क्रीन पे आ जाइए। स्क्रीन पे दिया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। तो यहाँ पे 14 जुलाई जो 1789 की जो सुबह में क्या था कि पेरिस नगर में आतंक का बहुत ज़्यादा माहौल था, वहाँ पे मेन था। और सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। द किंग हैड द कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द city and rumors spreaded that they would soon order the army to open the fire upon the citizen। तो rumors का मतलब होता है यहाँ पे जो अफवाह फैलाने वाले, ठीक है। तो जैसे कि आसपास में बहुत सारे ऐसे rumors होते होंगे जो अफवाह फैलाते हैं फालतू में। तो उन्होंने ये मतलब अफवाह फैला दी थी कि सेना जो है नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। मतलब जो उनके मेन राजा थे वो उन्होंने आदेश दिया था कि अब जो नागरिक जो भी मिले उनको उनके ऊपर गोली चला दो, ठीक है। मतलब ये 1789 की बात है, ठीक है। तो आर्मी ऑफ द ओपन टू फायर ओपन टू द सिटीजन एंड सम 7000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड द डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिट्री। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेना पर गोलियां चलाने का जैसे ही आदेश दिया तो लगभग 7000 मर्द और औरत जो है टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए और उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय ले लिया। मतलब जन सेना का मतलब था जितने भी लोग हैं, लोग खुद सैनिक बन जाते हैं। मतलब उसको बोलते हैं जन का मतलब लोग हो गया, सेना का मतलब सेना, मतलब जो सोल्जर्स हैं वो खुद सोल्जर्स बन जाते हैं, ठीक है। द मिलिट्री ब्रोक इनटू अ नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो जितनी भी मतलब जन सेना थी वो सब कुछ जो मिलिट्री बिल्डिंग्स वगैरह थी सबको तोड़ फोड़ के और आर्म्स वगैरह वो लोग खोज रही थी ताकि वो एक्शन ले सके एक्चुअली में, ठीक है। द फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्ट्रॉम द फॉरेस्ट प्रिजन्स। तो लास्ट में क्या हुआ कि जितने भी सैकड़ों लोग थे उनका समूह एक पेरिस के मतलब ईस्ट वाले पार्ट की ओर चल पड़े और उन्होंने बलिस्टा नाम के किले मतलब जो जेल था उसको तोड़ डाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गोला बारूद था वहाँ पे। तो वहाँ पे मिलने की मतलब वैसे संभावना थी, वो लोग बोले थे कि वैसे संभावना है, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रिजन एंड ब्रेस्टल व्हाटएवर होप टू फाइंड द हॉर्डेड ammunitions in arm of the fight that followed to commander of the Bastille was killed and the prisoners released through there were the only 7 of them। तो क्या होता है किले की जिले को जब वहाँ पे तोड़ डालो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोला बारूद मिलने की संभावना, वैसे उन लोगों को लग रहा था हथियारों पर कब्जा, मतलब अब वो जब मिला जब उनको तो हथियारों पर कब्जा की इस तरह सशस्त्र मतलब जितनी भी लड़ाइयाँ में बलिस्टा का कमांडर मारा गया, मेन जो था वहाँ पे बलिस्टा था उनका कमांडर मारा गया और कैदी जो है बहुत सारे छुड़ा लिए गए। यदि उनकी संख्या केवल 7 ही थी, कैदियों की संख्या सिर्फ 7 ही थी। महाराष्ट्र ने निरंकुश जो उनके जो सम्राट जो थे तो in arm of the fight that the followed to be commanded to Bastille was killed and the prisoners released through there were only 7 of them। Yet the Bastille was the hated by all because it stood for the despotic power in the king, and the forest was the demolished and it stone the fragment were the sold into the market to jail and those who wished to keep them souvenir of its डिस्ट्रक्शन। मतलब मेन इसमें क्या था कि जो 7 जो सेना थे वो तो छुड़ा लिए गए, 7 जो उसमें बंदी थे मेनली वो छुड़ा लिए गए थे, ठीक है। सम्राट की जो निरंकुश सेना थी शक्तियों के प्रतीक होने के कारण बास्तिल किलों को बास्तिल जो किला था उन लोगों की घृणा का मतलब बास्तिल जो एक जगह था उसको लोग बहुत ज़्यादा हेट करने लगे, मतलब क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह हो रहा था एक्चुअली में, ठीक है। इसलिए किलों को ढा दिया गया और जितने भी अवशेष जो थे, ठीक है, बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर समृद्धि चिन्ह संयोजना चाहते, मतलब जो इनको मेनली संयोग करके रखना चाहते थे तो उनको बेच दिया गया, ठीक है। द डेज दैट फॉलोड वॉज मोर रियोटिंग बोथ इन द पेरिस एंड द कंट्री साइड एंड मोस्ट पीपल वेयर द
प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड मच। अब देखिए यहाँ पे मेनली जो सम्राट जो था, देखिए कोई भी जो रेवोल्यूशन होता है उसका मेन रीजन ये होता है टैक्स ही मेन रीजन। तो मेन रीजन टैक्स होता है। अगर टैक्स बढ़ रहा है, लोगों की इनकम ही कम है, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे रिवोल्यूशन होना ही है। और सरकार एक्चुअली में नाकाम हो रही है उनको चलाने के लिए। तो यहाँ पे मेनली क्या था, जो भी ब्रेड वगैरह ना, जो खाने की मेन चीज़ें होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने टैक्स लगा दिया था। अब सोचिए कि एक बंदा मतलब कमा तो रहा है, लेकिन उसको अपने हक की चीज़ें भी नहीं मिल रही, वो मतलब वो ठीक से खा भी नहीं पा रहा है। The day that the follow was more rioting both in Paris and the countryside. Most people were the protesting against the high price of the bread, and much later when the historian looked back upon to this time, and they saw it the beginning of the chain of the event that ultimately lead to the executions। ठीक है, अब जितने भी मतलब हिस्टोरियन जो इस सब के ऊपर बात करते हैं, तो मेनली ये कारण माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी अगर रेवोल्यूशन हो रहा है तो इसका मेन कारण हमारे पास टैक्सेस ही है। ठीक है, तो पावरोटी वगैरह की कीमतें महंगी हो गई। इतिहासकारों ने इसके एक लंबे समय घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा, जिसमें कि फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने का मांग हुआ उस टाइम में। ठीक है, हालांकि उस टाइम अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। मतलब लोग नहीं सोच रहे हाँ मतलब है होगा, मतलब वैसा नहीं कि हाँ मतलब सम्राट को फांसी दे दो, ऐसे लोगों को बहुत सारे कम लोगों को उम्मीद थी। पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए ये पूरा ढा रहा है, यहाँ पे सब यहाँ पे जितना भी लोग हैं मतलब क्रांतिकारी जो लोग थे, मेनली इन लोगों को पसंद नहीं था ये लोग, तो इसलिए यहाँ पे ढा रहा था। देखिए फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, यहाँ पे 18th सेंचुरी में हमारे पास फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से थी, तो उसके बारे में यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है देखिए कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी इन 1774 Louis XVI was the Bourbon family in the king of the ascent and the throne to the France, and he was 20 years old and married to the Austrian princess Marie एंटोनिटी। ठीक है, तो मात्र देखिए 1774 में उनको राजगद्दी मिल गई थी, मतलब इतनी जल्दी राजगद्दी इनको सिंपल मिल गई थी। ठीक है, और जो इनका जो राजवंश मतलब राजवंश से चलता था, देखिए लुईस 16, लुईस फर्स्ट, लुईस सेकेंड, फिर लुईस 16 तक ये हम चलता रहा, फ्रांस में राजगद्दी पर आसीन हुआ 1774 में। जो बुर्बों का राजवंश था उनका, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। अब देखिए 20 साल में लड़का लोग क्या समझेगा, ठीक है, 20 साल में वैसे उसकी शादी, 20 साल में तो अपना यहाँ चड्डियाँ नहीं संभाल पाता है, और वहाँ पे उनको राजगद्दी संभालने के लिए दी थी, तो घंटा समझ में आएगा उन लोगों को। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ। अभी ये तो अपने आप को मतलब महाराज समझ रहा है, अपने आप को भगवान ही समझता है, क्योंकि वहाँ पे उसको इतनी पूजा, इतनी सारी चीज़ें उसको मिल चुकी होती है, इतने कम एज में मिल चुकी होती है। ठीक है, 20 साल, और उनका विवाह भी ऑस्ट्रेलिया की एक राजकुमारी थी भाई, ये एकदम गोरी चिट्टे एकदम चकाचक राजकुमारी थी। देखिए यहाँ पे जो था मेनली क्या था कि राजवंश के जो लोग होते हैं ना, कि वो एकदम अपने आप को चाहते हैं कि वो एकदम बड़का है, ठीक है ना, लेकिन जब तक वो अगर जनता का केयर नहीं करेंगे ना, तो जनता लोग है ना एकदम है कि छोड़ेगा नहीं ना उनको, एकदम जो मर्जी वो कर सकता है जनता, क्योंकि जनता ही मेन है, मेन तो जनता ही राजा है। अब वो अपने आप को राजा समझ रहा है, तो ये उनकी गलत फहमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि he was only 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antonie, तो मैरिज एंटोनी से हुआ। और जब upon this accession the new king founded the impetus of the treasury, long year of war had the drained, and the financial resources of the French added to this was to the cost of maintaining the extravagant court of the immense place of the versatile। ठीक है, तो यहाँ पे तो जब जो राजारोहण, जो राज्याभिषेक जो हुआ, उसमें उसने राजकोष खाली पाया था, मतलब उस टाइम में बहुत पैसे नहीं था इसके पास, एक्चुअली में देखा जाए तो, मतलब ऐसे दिखावा बहुत ज़्यादा करता था, पैसे नहीं था इसके पास। ठीक है, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस में
जो था बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम में इधर युद्ध हो गया उधर युद्ध हो गया। अभी के टाइम जैसा नहीं था ना कि हाँ भाई सब कुछ एक यूएनए का गठन हुआ तो युद्ध वैसे नहीं कर सकते, युद्ध एक तरीके से होता। अब उस टाइम में कि बस चलो भाई युद्ध करो, वो हमको हड़पना तो युद्ध करो, ये हड़पना वो, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी युद्ध हो जाता है। तो बहुत सारे फ्रांस के युद्ध एक्चुअली में चल रहे थे। तो यहाँ पे जिसके कारण क्या था, उसका पूरा जो इकोनॉमिक कंडीशन था बहुत ज़्यादा उसका डाउन चला गया था मेनली, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो युद्धों के कारण फ्रांस की जो वित्तीय संस्था थी वो नष्ट हो गई थी, और जो इसको वर्साइल जो थे यहाँ पे एक बहुत बड़ा महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए उन्होंने फिजूल खर्ची का बहुत ज़्यादा बोझ अलग से था। मतलब आप ये देखिए कि ये इस नौकर को दो, उस नौकर को, ये नौकर जूता पहनने के लिए नौकर, तो चड्डी पहनाने के लिए नौकर, तो उनको ब्रश करवाने के लिए नौकर, मतलब अलग अलग तरह के लिए नौकर। मतलब इतना नौकर कि वो परेशान रहता था कि नौकर है कि मालिक है वो खुद, ठीक है। तो वहाँ पे इन सब का भी तो खर्चा होता है। अभी उन लोगों को इतना खर्चा होता था जिसके कारण कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई आगे जा करके इन लोगों को, ठीक है। शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का अलग से बोझ था। लुईस 16 के शासनकाल में ना फ्रांस और अमेरिका और 13 उपनिषदों के साथ साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये मदद करा था। देखिए नहीं यहाँ पे लिखा, द वार एडेड टू मोर देन $1 बिलियन लीवर्स टू डेट that had already risen to more than $2 billion livers, ठीक है। तो इनके पास कर्जा हो गया था, कर्जा दे भी रहे थे, ठीक है। अब ये चीज़ें जो था कि बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था इनको, लिब्रे का बोझ अलग से चढ़ा होता। सरकार से कर्जा दाता अब 10% ब्याज की मांग कर रहे थे, वहाँ पे 10% दो भैया, नहीं तो हम तुमको यहाँ पे जीने नहीं देंगे, अगर नहीं तो हम मेरा पैसा दे दो सारा। पैसे भी नहीं था ना इसके पास, पैसा रहेगा तब तो देगा उसको। 10% बोला था इसको परसेंटेज देने के लिए, तो अब कहाँ से देगा, ये पैसा रहेगा तब ना। तो 10% ब्याज मांग रहा था यहाँ पे, और जिसके कारण क्या हुआ देखिए, 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन, ऑन सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज द ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट टू द इंटरेस्ट पेमेंट लोन, जिसके कारण क्या हो कि फ्रांस की सरकार ने अपने बजट का बहुत सारा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। फ्रांस बजट का जो बहुत सारा हिस्सा बढ़ रहा था और कर्ज को चुकाने पर मजबूर था। मतलब कर्ज जो चुकाने के लिए अगर नहीं रहता तो उसका पूरा का पूरा देश जो दूसरे के में कब्जे में आ जाता। तो मेनली था कि अब ये टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, द कोर्ट, the ruling government of officer, the universities, the state was forced to increase taxes। अब यहाँ पे इन लोगों को क्या हुआ कि जैसे ही उन लोगों के ऊपर कर्ज हुआ तो इनको क्या करना है, इनको कुछ नहीं, सिंपल सा वो टैक्स बढ़ा देता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, उनको उनके ऊपर कर्ज हो गया, कर्ज को चुकाने के लिए टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। सो द फ्रेंच सोसाइटी इनटू द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। तो 18th सेंचुरी में जो था, जो फ्रेंच स्टेट 3 अलग अलग भागों में ये मेनली बट चुका था, 3 स्टेट के लोगों, जिसको जनसाधारण बोल सकते हैं, 3 अलग अलग लोगों में ये एक्चुअली में बढ़ चुका था। द सोसाइटी ऑफ द स्टेट वाज द पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एंड द टर्न old regime to the usually used to describe the society and institution of French before 1789। तो हुआ क्या था कि जितने भी वर्ग के लोग थे फ्रांस में, जो मेन मिडिल एज में जो सामंतीवादी व्यवस्था का अंग जो था मेन इनका सामंती, तो प्राचीन राज जो मेनली जो पहले का जो राजतंत्र था, पहले के जो राजा का तंत्र, उसका पद का प्रयोग समानता 1789 से पहले के फ्रांस जो समाज एवं संस्थाओं के लिए ही होता था। मेनली उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी जो मेन कि इसके मेन पार्ट थे। मेन पार्ट क्या, सभी मेन पार्ट थे, लेकिन जो बड़े ओहदे पे थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती थी, ठीक है। तो फिगर 2 में यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 स्टेट में बांट दिया कि क्लर्जी,
नोबेल्टी और यहाँ पे थर्ड स्टेट में हमारे पास कौन कौन से आ गए, बिग बिजनेसमैन आ गए। क्योंकि जो देखिए क्लर्जी और नोबेल्टी में हमारे पास तो उन लोगों को कुछ करना नहीं था, बताऊंगा कि कैसे कैसे इन लोगों का हुआ है, तो इन लोगों को तो कुछ करना ही नहीं था। अब जो टैक्स देने वाले लोग हैं, टैक्स देने वाले लोग कौन कौन से, देखिए बिग बिजनेसमैन हो गया, मर्चेंट हो गया, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गया, लॉयर्स हो गया, ये सारे हमारे पास टैक्स देने वाले। पीजेंट्स और आर्टिशियंस हो गए, स्मॉल पीजेंट्स हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए, सर्वेंट्स हो गए, ये सारे मतलब हमारे पास जो किसान और कारागार लोग जो थे, पीजेंट और आर्टिशियन, वो लोग छोटे किसान जो थे, जो हमारे पास लैंडलेस लेबरर जो थे, जो मतलब जिनके पास लैंड नहीं था, बेचारे के पास एक तो जमीन नहीं था और लेबर, तो उनको भी हमारे पास डाल दिया बहुत ज़्यादा कर्ज में, मतलब बहुत ज़्यादा आपको टैक्स देना है। और नौकर जो सर्वेंट्स वगैरह थे उनको भी डाल दिया थर्ड स्टेट में। ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये वाला जो चार्ट था ये पूरा का पूरा थर्ड स्टेट में आ गया, मतलब सोसाइटी ऑफ स्टेट। ये लोग भी बकलोलवा लोग जो था ना, ये लोग भी बकलोले था, पहले ये लोग जो बोलता था ये लोग मान लेता था। यहाँ पे इनको मेन सपोर्ट करने वाला देखिए शुरू से लेकर के अंत तक यही चीजें चलती आ रही है। पहले जो राजा था, राजा को जो सपोर्ट करता है, बीच में ना एगो पांडे जी आ जाता है, तो पांडे जी बोलता है राजा तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। उसके बाद इन लोगों को बोलता है तुम भाई इन लोगों का सेवा करो, तो इन लोगों का सेवा करेगा तब तुमको मुक्ति मिलेगा। ये लोग बकलोलवा लोग जो था ना, थर्ड स्टेट वाला, तो ये लोग भी वैसे ही करता था, ये लोग का बहुत सेवा करता था, बहुत टैक्स देता था, और टैक्स देने के कारण ये लोग का खुद चला गया। अब यहाँ पे जो रेवोल्यूशन जो हुआ ना, इसी के कारण हुआ एक्चुअली में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 में देखें, देखिए अब यहाँ द सोसाइटी ऑफ स्टेट यहाँ पे हो गया था, कहाँ तक होता, लिवर डेट टू, ये हो गया था, ठीक है। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग टू स्पेंड द इंक्रीजिंग, ये सब तो बता दिया था, बजट ऑन इंक्रीज द पेमेंट लोन एंड टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, ये सब तो बता दिए थे, ठीक है ना। तो येट इवन टू द मेजर would not have the suffected, and French society into the 18th century was divided 3 states. So the society of state was a part of the federal system that dated back to the Middle Age, and the term old regime is usually used to describe the society and institution of the French before 1789. तो यहाँ पे जितने भी सेकेंड वाला जो पार्ट यहाँ पे जो था ना, तो अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया, बस उसी के बारे में यहाँ पे सीधा बताया गया कि ओल्ड जो पार्ट था, ओल्ड सिस्टम को ये लोग लागू कर रहा था, लेकिन ओल्ड सिस्टम में थोड़ा सा ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे फिगर 2 में शो हाउ द सिस्टम ऑफ द ईस्टर्न इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज organized peasant made of the about 40% of the population, however only a small number of them owned to the land they cultivated, ठीक है। देखिए ज़्यादातर जो 90% है यहाँ पे पॉपुलेशन जो था, वो क्या करता था, पीजेंट थे, मतलब नौकर शाह जिसको बोल सकते हैं, मतलब जो सिंपल जो किसान वर्ग के लोग, तो 90% में डाल दिया। 10% ऐसे लोग थे जो लैंड ऑनर्स थे, अब वो 10% इन लोगों का मैनेजमेंट करता था, और इन लोगों से जो था भारी भरकम जो कर्ज ले लेता था, कौन, जो राजा ऊपर में बैठा हुआ है, ये जो होशियार चंद जो है, क्लर्जी वाला, नोबेल्टी वाला। नोबेल्टी जो था ना, देखिए नोबेल्टी में नोबेल्टी लोग जो था ये बिचौलिया था, मतलब बोलते हैं ना कि एगो को फायदा हुआ तो दूसरा भी घुस जाता था फायदा लेने में। तो नोबेल्टी लोग था, जैसे राजा का दोस्तवा लोग जो था, राजा का रिलेटिव लोग था, और राजा का ये सब मतलब पांडे जी लोग जो था, वो सब हमारे पास नोबेल्टी में आ गया। मतलब ये लोग बोलता था, जो देखिए यहाँ पे तो पांडे जी चलता है इंडिया में, तो वहाँ पे हमारे पास दूसरा ही चीज, ईसाई लोग में दूसरा चीज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लर्जी वाला तो पूरा बोल रहा है कि भाई तुम लोग टैक्स दो, नहीं टैक्स देगा तो हम फिर कर्जा कैसे भरेंगे, और यहाँ पे डराता था नोबेल्टी वाला जो था, मेनली इन लोग को यहाँ पे डराता था। द सोसाइटी ऑफ द ईस्टर्न वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड डेटेड ओल्ड रेजिम, ये तो हो गया था। फिगर 2 में भी हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए फिगर 2 में हमारे पास क्या था कि फ्रांसिस समाज की जो वर्ग व्यवस्था को दर्शाता था, मतलब जो मेनली वर्ग व्यवस्था जो थी उसको दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। 60% जमीन पर कुलीन वर्ग के लोग थे, और चर्च और तीसरे स्टेट अमीरों का अधिकार था। थर्ड स्टेट में चर्च वगैरह और अमीर लोग थे, और फर्स्ट स्टेट में तो रजवे लोग बैठल था,
ठीक है। और प्रथम में 2 स्टेट कुलीन वर्ग थे और पादरी वर्ग थे। हाँ, पादरी लोग थे वहाँ पे, पादरी वर्ग के जो लोग थे ना वो फर्स्ट स्टेट में आ जाते थे। पादरी लोग को कुछ काम नहीं था, पूजा करवाना काम था, ठीक है। तो उन लोगों को मेन था डराना काम, और साइकोलॉजिकली ये लोग बहुत स्ट्रांग था, माइंड से बहुत स्ट्रांग था। ये लोग बेचारे लोग बकलोल था, क्या करता था ये लोग, पैसा दे देता था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता था कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। आप बोलता था कि भाई हम जन्म से तो हम राजा हैं, तो हमको तो अधिकार मिलना चाहिए। तो ये लोग बोलते हाँ भाई जन्म से ही लोग राजा है, जो पीजेंट लोग बोलता था जन्म से ही लोग तो राजा है, अब इन लोगों को तो ये अधिकार मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो बाद में जो आया ना कि राजा वही बनेगा जो जिसमें काबिलियत होगी, तो बाद में इन लोगों को समझ में आया बकलोल वालों को, ठीक है। तो राजा वही बनेगा जिसमें काबिलियत होगी, राजा वो नहीं बनेगा जो कि बाय बर्थ है, वो नहीं बनेगा, ठीक है। बन भी सकता अगर काबिलियत है तो बनिए राजा, ठीक है। तो वही था। येट इवन द मीजर वुड नॉट हैव द सफर्ड एंड द फ्रेंच सोसाइटी इनटू द 18th century was divided into 3 states, only member of the third state paid taxes। तो थर्ड स्टेट वाला लोग बकलोलवा जो था लोग टैक्स पे कर देता था। क्या करते देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाते फिगर टू शो हाउ द सिस्टम ऑफ द, ये तो हो गया भाई, the church to extracted its share of taxes called the teeth। देखिए यहाँ पे तो चर्च जो किसानों से भी करों का एक बड़ा हिस्सा जिसको टाइथ बोलते थे यहाँ पे मेनली, मतलब धर्म का कर, मतलब धर्म आपका है, आप यहाँ पर हैं, आपने पैदा लिया है, मतलब आप धर्म, मतलब भगवान से डरिए, आप नहीं डरिएगा तो आपको बहुत सजा मिलेगी, मतलब भगवान ने आपको बहुत सजा देंगे। वो लोग बोलते थे हम भगवान से बात बतिया के आए ना, हमसे फोन से रोज बात होता है। तो वो लोग ऐसे बोल के डराते थे उन लोगों को। बेचारा लोग बोलते थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है ये। अब वो लोग धर्म की भी पैसा देते थे, जिसको तिथ बोलते थे, तिथेस बोलते थे एक्चुअली में, तिथेस, ठीक है। तो धार्मिक कर इसको बोलते हैं। फ्रॉम द पीजेंट एंड द फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट एंड दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड द टेलिस, ठीक है। तो यहाँ पे वसूलता, और मेन ऊपर से तीसरे स्टेट के जो तमाम लोगों का सरकार को तो कर चुकाता ही था, और इन करों को टाइल बोलते थे, मतलब प्रत्यक्ष कर इसको बोलते थे। प्रत्यक्ष कर मतलब सामने से चुकाना, और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, अनेक अप्रत्यक्ष एंड नंबर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको बोलते थे। डायरेक्ट टैक्सेस तो लेता ही था, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। तो अप्रत्यक्ष कर मतलब जो दिखता नहीं था, उसमें था हमारे पास नमक पर, तंबाकू के ऊपर, रोजाना जो चीज़ें वो यूज़ कर, जैसे हम लोग भी अभी टैक्स पे करते हैं। आप जैसे कि अगर पेन खरीदते हो या फिर कॉपी खरीदते हो या कुछ भी चीज़ें खरीदते हो तो सिंपल आप टैक्स पे कर रहे हैं और सरकार को पे कर रहे हैं। देखिएगा उसमें लिखा होगा टैक्स इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मतलब आप टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आप लोग सोचते होंगे कि हम कहाँ टैक्स पे करते हैं, टैक्स सब कोई पे करता है भैया। अब यहाँ पे जो भीखों मांगता है ना वो भी टैक्स पे करता है। भीख मांगेगा तो जा खरीदने के लिए तो जाएगा ना, भीख मांगना तो उसमें भी मेहनत है, हम नहीं बोल रहे कि मेहनत नहीं है, मेहनत है। इतना मतलब बकवास करना पड़ता है थोड़ी, ये सब बात, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो भी जो अगर खरीदने के लिए जाएगा तो उसमें भी उसको भी तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बिना टैक्स ये कैसे खरीदेगा, ठीक है ना। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड टू शेयर, ये तो हो गया था। Consumption like the salt, tobaccos and burden of the financing activities of the state and through taxes was borne by the third state alone। तो इस प्रकार के राज्य के भी जितने भी मेन टैक्सेस थे, कामकाज का सारा बोझ जो मिडिल स्टेट जो तो थर्ड स्टेट जो उनके ऊपर सारा बोझ उन्हीं के ऊपर जाता था, थर्ड स्टेट के ऊपर, चाहे वो लेबर का काम करे चाहे वो। अब यहाँ पे देखिए वो फोटो दिखाते हैं, देखिए ये कितना होशियार चंद है, देखिए तो मुँह जो इसका लग रहा है एकदम बकलोले जैसा मुँह लग रहा है इसका, होशियार चंद का। और ये बेचारा यहाँ बुड़बक जैसा आया है, इसको टैक्स पे करा, इसको फल फ्रूट दे रहा है। यहाँ पे देखिए एकदम बैठल है, एकदम अलग से ही लग रहा है, एकदम राजा, हट बकलोल कहीं का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आ रहा है द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइविंग। स्ट्रगल ऑफ सर्वाइविंग के बारे में यहाँ पे बात करें, किस तरह से स्ट्रगल ऑफ सर्वाइविंग यहाँ पे करता है वो देखेंगे। तो फ्रांस की जो जनसंख्या था 15 में 23 मिलियन एंड टू 28 मिलियन इन 1789, मतलब 15 और यहाँ पे 89, मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑलमोस्ट
मतलब 5 मिलियन लोग बढ़ गए। दिस लीड टू द रेट rapid increasing in the demand for the food grains, and the production of grains could not keep pace with the demand, so the price of the bread which was the staple died to the majority। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग, मान लीजिए कि एक जगह पे लोग बढ़ रहा है तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जो ब्रेड था उतना ही हो रहा है। अब यहाँ पे 2.8 करोड़ मतलब 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ हो गया। देख रहे हैं कि मतलब कम से कम 50 लाख ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे, जिसके कारण क्या था कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग और काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अधिकांश लोगों का मेन जो था वो पाव रोटी खाता, जो कीमत में तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसका डिमांड होता है, सप्लाई कम होता है तो उसका जो बढ़ ही जाता है, कीमत बढ़ जाता है, सिंपल। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि अमीर गरीब की खाई जो है तो बहुत ज़्यादा चौड़ी होने, मतलब अमीर के पास तो भैया राजशाही टैक्स आ रहा है, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। गरीब लोग बेचारा मर रहा है, खाने भी ना मर रहा है। ठीक है, तो स्थितियाँ बद से बदतर हो जाती है और सूखे और ओले के प्रकोप के पैदावार गिर जाती, जिसके कारण बहुत सूखा, बहुत ओला पड़ रहा था और पैदा बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। इससे रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो गया था। ड्राफ्ट टू हेल रिड्यूस टू द हार्वेस्टिंग, दिस लीड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस एंड समटाइम्स द अकट फ्रिक्वेंटली इन फ्रेंच ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम, जिसके कारण क्या था कि प्राचीन राजतंत्र में फ्रांस में जो जीविका जो है काफ़ी संकट में आ गया, मतलब लोगों का जो रहने का जो था बहुत संकट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो जीविका संकट यहाँ देखिए, सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द आर इंडेंजर्ड। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल भी चीज़ें जो थी खाने के लिए वो लोगों को नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संकट कैसे उत्पन्न हुआ। यहाँ पे देखेंगे बैड हार्वेस्टिंग हुआ, बैड हार्वेस्टिंग से यहाँ पे द पुअरेस्ट कैन नॉट लॉन्गर बाई ब्रेड, जो मेन जो थे पुअर जो थे, वो जो गरीब तबके के लोग थे वो बेचारे तो खरीद ही नहीं पा रहे थे, और जिसके कारण क्या महामारी हो गया, डिजीजेस एपिडेमिक जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा महामारी हो गया। अभी के टाइम में ना, कोरोना के टाइम में जिस तरह से महामारी हो गया था वैसे ही यहाँ भी, लेकिन कोरोना में फिर भी बहुत सारी चीज़ें सुधरी हुई थी। लोग है कि अब उस सिचुएशन ये था कि लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे, लेकिन सिचुएशन फिर भी अब लोगों को खाने पीने के लिए मिल रहा था। बहुत सारे लोगों के ऊपर संकट तो नहीं था, लेकिन बहुत कम लोगों के ऊपर संकट था। तो बोल सकते हैं कि बेचारे धीरे धीरे सिचुएशन सब सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे द ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड टू प्रिविलेज, तो ये जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से। तब तक आप क्या करें, अब हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो इसका पार्ट 2 जो है हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।